Guys, hope you all are well. I welcome you all to Learn with Diamond Door, and this is the next part of chapter 11 Marketing Business Studies Class 12 Part B. राइट, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसकी मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड आप लोगों की तैयारी आई हो बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट। एंड कुछ बच्चों के तो प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे या चल रहे होंगे, एंड एट द सेम टाइम यू गाइज आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द फेयरवेल। सो I think it's a memorable moment, and for this I really wish to do well. So let's start our video, है ना। स्टार्ट करते हैं अब। तो प्राइस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, समझ में आ गया ना। फिजिकल हैंडलिंग मतलब फिजिकल हैंडलिंग एंड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमको अपना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाना है। दैट्स इट, ओनली दिस गाइज। तो मेरा थोड़ा मतलब आई एम नॉट वेल, सो फॉर दैट कन्वीनियंस यू हैव टू बी विद दैट, राइट। सो इसके अंदर हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। होप यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम। इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अभी आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अभी हम इनके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस कुड बी आस्क्ड इन इंडिविजुअली और एज अ होल और इन द केस स्टडी और वन वर्ड वट एवर द एग्जामिनर वांट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या होता है? इन अ टिपिकल बायर एंड सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम द कंज्यूमर टू द मैन्युफैक्चरर इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो हमें पता ही है, हम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नहीं भी करते तो फिर भी दुकान में जाके बोलते हैं भैया वो दिखाना। दैट इज़ योर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। बिकॉज अभी जो बच्चे ऑनलाइन नहीं करते या जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, जो करते हैं उनको तो पता ही ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब जब आप वहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट करके बोल देते हो कि ठीक है मुझे पहुँचा देना, वटेवर द आपके जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी होती है, दैट्स योर ऑर्डर प्रोसेसिंग। बट जो मुझे नहीं अभी तक करे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी आज तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है ऑनलाइन, बिकॉज आई डिड ओनली वन टाइम एंड इट वॉज जस्ट वर्स्ट फॉर मी, राइट। तो अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है, मतलब आप लोग शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो मुझे दिखाना, दैट्स योर ऑर्डर, खत्म। अभी नहीं कुछ सोचना, ठीक है ना। एंड इज अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ द विच गुड्स वुड रीच द कस्टमर लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन। दिस वुड रिजल्ट इन द कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, एंगर। एंड इसने क्या बोला, उसने ये बोला कि गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो ना इस तरह होना चाहिए कि वो एक्यूरेट हो, स्पीडी हो, और जो गुड उसने मांगा है वो उसको पहुंच जाए। मतलब हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो चैनलिज्म है या फिर जो भी हमने वहाँ पे सर्विसेज के लिए इंसान हायर कर रखे हैं, वो अगर वो अच्छा नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं, तो हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, और इससे हमारी जो मतलब हमारा जो बिज़नेस है वो डेंजर में आ जाएगा, उसकी गुडविल ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग ध्यान से करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बहुत इजीली आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका थोड़ा सा डिले यू कैन कैंसिल इट, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या है, अब वो कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक आएगा, बोलेगा चल ठीक है भाई मैं तू नहीं करवा पा रहा, मैं आ जाता हूँ लेने। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हैव टू अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो इज़ अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो एक कैरिंग करवाना है, ठीक है ना। कैरी गुड्स को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी तक पहुँचाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट अनलेस द गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल, सो सेल्स कान बी कम्प्लीटेड। तो कैसे खरीदोगे, नहीं खरीद सकते ना, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है वेयर हाउसिंग, और इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी क्या है, एवरीवन वांट्स कि गुड्स ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है ना। हर कोई यही चाहता है कि गुड्स अवेलेबल हो, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो अच्छी खासी क्वांटिटी, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, सपोज चॉकलेट्स, ठीक है, आइसक्रीम्स, ठीक है ना। अभी रिटेलर के पास तो फ्रिज होता है, वो तो घुसेड़ देता है, लेकिन अगर होलसेलर है, होलसेलर समझ रहे हैं ना, एक मतलब जहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम दिखेंगी आपको, उसके पास सपोज उसके जैसा हमारे पास रूम है, जैसा हम रहते हैं, उसके अंदर वो आइसक्रीम रखेगा तो क्या होगा उस आइसक्रीम का साथ, ठीक है ना। वहाँ पे ग्लेशियर बन जाएगा, है ना। ग्लेशियर से भी मतलब आइसक्रीम का रिवर बन जाएगा, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एज पर द इन्वायरमेंट ऑफ द गुड हम लोग एटमोसफेयर कंप्लीट कह रही बनाते हैं, और उसके अंदर फिर गुड्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका कस्टमर वापस जाए, नहीं, है ना। तो इसलिए हो मतलब जैसे कि एक सूरत अगर हम लेते एक प्लेस, तो वहाँ पे जो होलसेलर है उसको ध्यान देंगे कि उनके पास वेयर हाउस है ना, सामान को मेंटेन करने के लिए, है ना। बिकॉज एक आप समझते हैं ना, ट्रक में कितना सारा सामान लोड होता है, तो अभी उनको देखना है, ठीक है ना।
कि जो इंसान वहाँ पे होलसेलर है या रिटेलर है, क्या उनके पास वेयर हाउस की फैसिलिटी है या नहीं है। सो वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असर्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, मतलब टाइम यूटिलिटी को मेंटेन, मतलब टाइम यूटिलिटी को मेंटेन कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आज प्रोडक्ट जा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट परसों है ना, तो परसों तक वो बचा के रख सके, ठीक है, हम उसको यूटिलाइज कर सके। द बेसिक पर्पस ऑफ द वेयर हाउसिंग एक्टिविटी इज टू अरेंज द प्लेसमेंट ऑफ द गुड्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर दे, मतलब उसे स्टोर करना है। स्टोर बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा हुआ हमें इतना प्रोडक्शन करने का अगर हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है ना। येस, बिकॉज, और ये क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जब वो बनता है ज़रूरी नहीं हो तुरंत ही ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं होता। द टाइम बिटवीन द टाइम अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द टाइम, और कई बार क्या होता है जो हमारा ऐसे टाइम क्या बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द गुड। सपोज गेहूँ चावल जो होते हैं वो ना मतलब सीजनल होते हैं। आई होप यू नो दैट, और अगर नहीं पता तो डू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, दे डेफिनेटली नो, इस बात की तो गारंटी है मेरे को, ठीक है ना। तो वो ना सीजनली होते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी कम प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज आगे काम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वी आर प्रोड्यूस इन अ फुल कैपेसिटी ताकि वो पूरे साल का निकाल दे, तो उसे स्टोर करना पड़ता है, अदरवाइज कीड़े खा जाएंगे। उसके लिए हमें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। Next is the inventory control. An important decision in respect of the inventory is deciding about the level of inventory. High the level of inventory, higher will be the level of service to the customer. But the cost of carrying the inventory will also be high because of lot of capital were tied up in the stock, and a balance is to be maintained in respect of the cost and the customer satisfaction. अभी तक तो सामान को लाने ले जाने की बात है, लेकिन अभी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बना के रख दिया गया है हमने, सो दैट हमें बार बार मशीन को यूज़ ना करना पड़े, मतलब बार बार सेम प्रोसेस में ना लगना पड़े, मतलब एक बार का स्टॉक। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि हम कितना स्टॉक बनाएं एक बारी में, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। और अगर देखो, अगर हमने इसे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करी, सपोज हमने कोई स्टॉक बना दिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत कम क्वांटिटी में, व्हाटएवर, तो क्या हुआ, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी वाले लेते हैं, उतनी डिमांड नहीं हुई, और अगर वेयर हाउस नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारा पैसा उसमें तो वो हो गया ना, लग गया। अभी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया पैसा। अगर हमने वेयर हाउसिंग की अरेंजमेंट भी करवा दी तो भी क्या हुआ, पैसा तो ब्लॉक्ड हो गया ना। अभी जब तक लोग इंसान खरीदेगा नहीं तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तब तक हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो यू हैव टू वेरी मच क्लियर कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए एट अ टाइम, सो दैट हम आगे का काम को कर सकें। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, और इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी 4 दे रखे हैं, तो ये खुद इंडिविजुअली भी आ सकता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको इंडिविजुअली आ जाता है, लेकिन बाकी सब छोटे छोटे हैं, ये इसमें खुद में एक 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। फर्म्स पॉलिसी रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द कस्टमर सर्विस इज टू बी ऑफर, मतलब फर्म्स की पॉलिसी कैसी है, ठीक है ना। जो मतलब कि क्या फर्म की पॉलिसी ऐसी कि हम 1 महीने तक उधार देंगे या हम उधार देंगे ही नहीं, ठीक है, या हम 15 डेज का क्रेडिट देंगे, तो इस पर डिपेंड करता है। हाई द लेवल ऑफ द सर्विस ग्रेटर विल बी द नीड टू कीप मोर इन्वेंट्री। अगर ज़्यादा हम सर्विसेज देना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा, क्योंकि तो पैसे जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज किसी मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया और उसका है कि हम 1 महीने के बाद कस्टमर से पैसा लेंगे, मतलब 1 महीने की उधारी चलेगी, तो उसे 1 महीने का स्टॉक पहले से अपनी तरफ से बना के रखने पड़ेंगे ना। हाँ, अपनी तरफ से उसको वर्किंग कैपिटल अरेंज करके रखना पड़ेगा, फिर उसको नेक्स्ट मंथ वहाँ से पैसा मिलेगा, देन विल प्रोसीड, ठीक है ना। और सपोज वो कहता नहीं हमारा उधार नहीं चलेगा, जब तुम्हारा पैसा होगा तब तुम हमसे सामान लेना, तो ऑन द स्पॉट उस पैसा मतलब चला जा रहा है और इन्वेंट्री बिकती चली जा रही है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ रही है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स होल्डिंग कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। इसके अंदर यस, अगर आपने होल्ड कर रखा है, टाइड अप कैपिटल कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेंट्री एट अ टाइम प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना मतलब आपको एट अ टाइम खरीदना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द सेल्स फोरकास्ट, मतलब कितने एक्यूरेट हो आप, आपकी जो सेलिंग है वो कितनी अच्छी है। जैसे सपोज अगर हमें 20 टन्स की ज़रूरत है, अगर हमें ऐसा 20 यूनिट्स की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ऐसा हमने एस्टिमेट लिया और हमने उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री बनानी शुरू करी, बट जब हमने उसको सामान देना शुरू कर तो पता चला अच्छा 40 यूनिट्स की ज़रूरत थी। ओहो, सारे कस्टमर जा रहे हैं वापस, वो आएंगे बिल्कुल नहीं, मतलब 50% है कि वो नहीं आएंगे वापस, जो गए वो घूम के आपकी दुकान से। द डिसीजन रिगार्डिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन्वॉल्व प्रोडिक्शन फोरकास्टिंग अबाउट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब येस, इसके अंदर हमें प्रोडिक्शन करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग। इन केस मोर एक्यूरेट एस्टिमेट आर अवेलेबल द नीड ऑफ कीपिंग वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर हमारा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो हमें इतना झंझट मतलब इतना इन लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, इतना स्टॉक हमें रखने की ज़रूरत नहीं, इतना पैसा अपना ब्लॉक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, क्या हमने आज ऑर्डर किया और कल आ गया, या हमने आज ऑर्डर किया तो 15 दिन बाद आएगा, या मतलब कंसिस्टेंट है कि हमेशा हाँ आज हम ऑर्डर करेंगे और हर महीने मतलब 1 महीना तो लगा ही देगा, ठीक है, ऐसा है। या फिर कभी एक ही दिन में आ जाता है, कभी 1 महीने लग जाता है, कभी 15 दिन लग जाते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको हर सिचुएशन को देखना है। और मतलब नॉर्मल चीज़ें तो होती ही रहती है, कई बार
जैसे कि जिस गाड़ी से आ रहा है उसका टायर नहीं काम करता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन केस द टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड द एडिशनल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज हाई, मतलब लीड टाइम हाई है, देयर इज अ नीड टू मेंटेन। अगर हमारा एडिशनल डिमांड मतलब अगर हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड द एडिशनल डिमांड, जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर हमें ज़्यादा समय लग रहा है तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और अगर हमारा लीड टाइम बहुत कम है, मतलब जब हमने मंगाया तभी हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है, तो हमें इतना कुछ टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम बहुत आराम से मैनेजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। So this is the whole video in which we learn the 4 elements of the physical distribution. I hope you understood. And ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत इंपॉर्टेंट है. And if you have any doubt, then do comment below. I'll try my best to solve it. And do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys. Take care.